इसको कैसे करना है, देखिए आपको 280 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है ना। आप किसी पर्टिकुलर स्पीड से चल रहे हो, आप अपने घर से 1 घंटे पहले निकल गए, आपको ये टाइम लगेगा। आपने सोचा भाई अगर मैं इसी स्पीड से चलता रहा तो मैं तो 1 घंटे पहले पहुंच जाऊंगा कि मैं घर से 1 घंटे पहले निकल गया हूं, है ना। अगर आप घर से 1 घंटे पहले निकल गए हो तो कहीं पहुंचने में आपको क्या होगा, आप तो 1 घंटे पहले ही पहुंच जाओगे, जो आपका टाइम था वो 1 घंटा कम लगेगा क्योंकि आप निकल ही जल्दी गए। आपने कहा कुछ करना पड़ेगा, आपने क्या किया, चल भैया एक काम करता हूँ स्पीड को बढ़ा लेता हूँ, सॉरी घटा लेता हूँ, अपनी स्पीड थोड़ी कम चलाता हूँ ताकि टाइम कंपनसेट हो जाए। यानी मैं बोल सकती हूँ कि अब जो टाइम लग रहा है वो इस वाले टाइम से 1 घंटा ज्यादा लगेगा, है ना। उसी को कंपनसेट करने के लिए तो आपने स्पीड को घटाया। अब यहां से आप ऑप्शन वेरिफिकेशन करके अपनी ओरिजिनल स्पीड निकाल लीजिए। ये टाइम न्यू टाइम है जो अब लगेगा, और ये आपका वैसे लगता, तो आपको पता है कि आपने क्यों अपनी स्पीड को कम किया, ताकि वो 1 घंटे को कंपनसेट कर सको। आप टाइम से पहुंचोगे, आप जल्दी नहीं पहुंचोगे। क्वेश्चन टोटली ऑप्शन वेरिफिकेशन पे। आप बताइए कौन सा ऑप्शन जचेगा, 77 जचेगा, 7 कहां कटेगा, 70 चल सकता है क्या, 70 ट्राई करो, 70 में से 14 गया, 56 हो गया, ये कट गया 5 पर और ये कट गया 4 पर, तो ये यूजुअल स्पीड विल बी 70 किलोमीटर पर आवर। यूजुअल स्पीड विल बी 70 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट, आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री, n बराबर 4 है। तो अगर किसी भी बहुभुज में निकालना है तो 2n माइनस का 4 इंटू 90 डिग्री कर लो। इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने रखा भी है कि आप है ना ये रखें दिमाग में कि वैसे ही सीखना है। 8,000 रुपये में 200 किलोग्राम अनाज खरीदते हो, परिवहन के दौरान इस अनाज का 4% हिस्सा नष्ट हो गया, 4% यानी कि 8 किलोग्राम। अब 20% का लाभ प्राप्त करना चाहते हो, यानी कि 8,000 का 20%, और माल कितना है, 200 में से 8 चला गया तो ये हो गया 192 kg, यही होगा। शेष बचे किस भाव में बेचना होगा, क्योंकि 4% हिस्सा कितना हो गया, 8। यही यार हिसाब किताब तो देख लो। 8 दूनी 16, 8 चौके 32, 12 दूनी 24, आंसर आएगा 50 रुपये पर केजी बेचना पड़ेगा, 50 रुपये पर केजी। एक व्यापारी 60 बोरी अनाज को 400 रुपये प्रत्येक बोरी की दर से खरीदता है। 400 रुपए की एक बोरी है, 60 बोरी खरीदनी है, यानी कि 24,000 रुपए जेब से निकल गए। यदि 8% के लाभ पर 18 बोरियों को बेचता है, 8% के प्रॉफिट पर, तो उसे 60 बोरी पर कुल कितना हो रहा है, 16.4% का प्रॉफिट हो रहा है। तो बाकी पर क्या किया होगा उसने, तो 42 पॉइंट समझना। तो यहां जेएसएम से भी कर सकते हो, 6 से काटा 3 बार, 6 से काटा मैंने 7 बार, और 6 से काटा मैंने 10 बार। तो यहां हम ये कह सकते हैं कि अगर वेटेड एवरेज से करना है, एक्स निकाल लो, तो 8 या 24 प्लस का 7x बराबर 164। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 20%। यानी कि शेष बोरियां किस कीमत पर बेचनी चाहिए, तो 400 रुपए में अगर एक बोरी खरीदी है तो 20% के लाभ पर बेचनी चाहिए, यानी कि 480 पर। क्या बात है सर, मजा आ गया, अच्छा लगा, बढ़िया लगा ना। क्वेश्चन बहुत शानदार है, प्लीज नोट करें इस क्वेश्चन को और एक बार बाद में भी कर लेना। एक व्यापारी 60 बोरी अनाज को 400 रुपए प्रत्येक बोरी की दर से खरीदता है। 400 रुपए की एक बोरी है, 60 बोरी खरीदनी है, यानी कि 24,000 रुपए जेब से निकल गए। यदि 8% के लाभ पर 18 बोरियों को बेचता है, 8% के प्रॉफिट पर, तो उसे 60 बोरी पर
पता है तो यहां पर आप डायरेक्ट भी कर सकते हो अगर आपको बाइनरी योग पता है तो, वरना इसमें अंतर वाला क्वेश्चन भी पूछा गया है आपके, तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। 2-4 सेकंड लग जाएं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में नंबर नहीं घटने चाहिए। जैसे कि 0 और 0 0 होता है, 0 और 1 1 होता है हमेशा, 1 और 1 कितना होता है 0 होता है, उसकी एक कैरी आ जाती है तो 1 और 1 फिर 0 हो जाता है, फिर ये 1 0 1 0 कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाता है। तो आपके सामने 1 1 का 1 आएगा, 1 1 का 1 आएगा, ठीक है, 1 1 का एक 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 1 0, यहां हो गया 1 0 1 1, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हैं, बट थोड़ा सा इंटरेस्ट नहीं आता इसमें, इसलिए बच्चे थोड़ा सा दूर भागते हैं इससे। वरना एक कैरी वाला भी होता है, 0 0 करते हैं तो कितना आ रहा है 0 0 1 1 1 0 1 1 1, कितना होगा 1 1 0 और एक कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। तो इस तरह से कुछ करने की जरूरत नहीं है मेरे मानने में, तो आप थोड़ा सा दिमाग आप लगा सकते हो, 10-5 सेकंड 15 सेकंड 20 सेकंड ज्यादा लगेंगे। चलिए, एक दूध वाला दूध के लिए 48 रुपए पर लीटर का पेमेंट करता है, दूध में पानी मिलाता है और मिश्रण को 66 रुपए पर लीटर बेचता है, जिससे कि वह 60% का लाभ कमा रहा है। वाले द प्रोपोर्शन ऑफ वाटर, एक दूध वाले ने दूध में पानी मिलाया और उसका प्राइस शुद्ध दूध के क्रय मूल्य से 25% बढ़ाकर अंकित किया। यानी कि दूध वाला जो है दोनों काम कर रहा है, ही इज करिंग दोनों काम। दूध वाला दूध में पानी भी मिला रहा है और उसका प्राइस भी, दूध का प्राइस भी कॉस्ट प्राइस से 25% बढ़ाकर बेच रहा है, यानी कि प्राइस भी 25% बढ़ाकर बेच रहा है। अगर 37.5% का लाभ हुआ है, अगर दूधिया को 37.5% का प्रॉफिट हुआ है, तो ज्ञात कीजिए 17.6 लीटर मिश्रण में कितने लीटर का पानी होगा। अब आप एक बात बताओ, दूधिया ने 25% तो प्राइस बढ़ाया है और मुझे यह नहीं पता कि उसने मिलावट कितने परसेंट की है, कितने परसेंट की मिलावट की है मुझे यह नहीं पता बिल्कुल भी, और जो उसे प्रॉफिट हुआ वो 37.5% हुआ है, यानी कि 25% और क्वेश्चन मार्क का सक्सेसिव ही 37.5% होना चाहिए। देखो, सक्सेसिव को सॉल्व करने के दोनों रास्ते हैं, फॉर्मूला मेथड भी है और रेशियो मेथड भी है, फॉर्मूला मेथड भी है, रेशियो मेथड भी है, लेकिन ये डाटा बहुत आसान है, यहां तो आप सीधा गैस कर सकते हो। 25% आपने प्राइस बढ़ाया और इसके बाद आपको नहीं पता आपने कितने परसेंट मिलावट करी, ओवरऑल आपको 37.5% प्रॉफिट हुआ, तो 25 और क्वेश्चन मार्क का सक्सेसिव 37.5 होना चाहिए। मुझे बताओ क्वेश्चन मार्क कितना होगा? 10 नहीं होगा? क्वेश्चन मार्क 10 होगा कि नहीं होगा? मैं आपको बता रहा हूं, दूसरा सवाल भी कराऊंगा, रेशियो से भी कराऊंगा, लेकिन मुश्किल डाटा का, ये आसान है। 25 और 10 का सक्सेस 37.5 होता है, 25 प्लस 10 35 प्लस 25 गुणा 10 250/100, 2.5 और 35 जमा 2.5 37.5। आप हिट एंड ट्रायल से सोच सकते थे 25 और 10 का सक्सेस 37.5। अब फॉर्मूला भी लगा सकते हैं कि 25 प्लस क्वेश्चन मार्क प्लस 25 गुणा क्वेश्चन मार्क बटे 100 बराबर क्या आ जाएगा भैया? बराबर 37.5% होना चाहिए। तो 25 चौका 100, क्वेश्चन मार्क में क्वेश्चन मार्क बटे 4 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क बटे 4, 25 उधर जाएगा, 37.5 में से 25 घटाएंगे 12.5, 5 से 12.5 जाएगा 2.5 बार, तो 2.5 चौका 10, ये फॉर्मूले से भी आ जाएगा। आ गया कि नहीं आ गया? तो यहां पे आपको उल्टा सोचना था, आप बोलोगे यस सर मजा आ गया, दी लल्लन टॉप रहा, यानी कि वो उसमें 10% मिलावट करता है, 10% मिलावट कर रहा है। 10% का मतलब 1/10, यानी कि अगर मिल्क 10 है तो उसमें 1 मिलावट कर रहा है, 1 यूनिट पानी मिला रहा है, तो मिक्सचर कितना बन जाएगा? 11। मिक्सचर कितना बन जाएगा? 11। 10 में 1 यूनिट पानी मिला है 10 यूनिट मिल्क में, तो मिक्सचर बन जाएगा 11, जबकि सवाल के अनुसार मिक्सचर है कितना? 17.6 लीटर। कितने गुना? 1.6 गुना। ये पूछा मिश्रण में कितना पानी होगा? 1 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 1.6 लीटर आएगी, तो मिश्रण में 1.6 लीटर पानी होगा, 1.6। आइए ये देखो बच्चों, सवाल है आपके सामने, यूपी कांस्टेबल री एग्जाम के पेपर का पूछा हुआ, 2024 में आया था। ये जो यूपी कांस्टेबल का एग्जाम कैंसिल हो गया था, जो दोबारा हुआ था, और ये बहुत अच्छा सवाल है, हुआ नहीं था बच्चों से। एक डेयरी वाला दूध के लिए 6.4 रुपए का भुगतान करता है, फिर वह दूध में पानी मिलाता है और मिक्सचर को 8 रुपए पर लीटर की दर से बेचता है, जिससे दूध वाले को 37.5% का प्रॉफिट होता है। ग्राहक को मिलने वाले दूध में पानी और दूध का व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ वाटर टू मिल्क। सवाल में पूछा है व्हाट इज द
प्रोपोर्शन ऑफ वाटर टू मिल्क इन मिल्क रिसीव्ड बाय द कस्टमर। कस्टमर को जो दूध मिलता है, कस्टमर को मिलने वाले दूध में, क्योंकि दूध तो मिलता ही नहीं कस्टमर को, तो दूध मिला, पानी मिलता है भाई, मिक्सचर मिलता है, उसमें वाटर और मिल्क का रेशियो क्या है, ये सवाल में आपसे पूछा गया है। जैसे पिछला वाला सवाल किया वैसे भी कर सकते हो मेरे भाई, ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, मैं आपको रेशियो टेक्निक बताता हूं। देखो, दूधिया दो तरीके से प्रॉफिट कमा सकता है, प्राइस बढ़ा के भी और मिलावट करके भी, प्राइस बढ़ा के भी और मिलावट करके भी। ओवरऑल जो प्रॉफिट होगा वो इन दोनों का सक्सेसिव होगा, ओवरऑल प्रॉफिट इन दोनों का सक्सेसिव होगा। अब सक्सेसिव के लिए आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, आप रेशियो भी लगा सकते हैं मेरे भाई। वेरी गुड दीपक सिंह। अब रेशियो फॉर्मूला से तो मैंने आपको ये बताया, हम ये रेशियो से भी कर सकते हैं। दूध वाला प्राइस किस रेशियो में बढ़ा रहा है भाई, एक मिल्कमैन 6.4 रुपए का दूध खरीद के लाता है और 8 रुपए पर लीटर का बेचता है, ऐसे ही कर रहा है मेरे भाई। मिल्कमैन ने प्राइस किस रेशियो में बढ़ाया है, 6.4 रुपए पर लीटर का दूध खरीद के लाता है और शहर में 8 रुपए पर लीटर का बेचता है। ये प्राइस का रेशियो है, प्राइस इस रेशियो में बढ़ाया, गुणा मुझे नहीं पता उसने मिलावट किस रेशियो में करी है, और आपको मैंने बताया मेरे भाई, जब आपको रेशियो ना पता हो तो ये मान लीजिए उसने मिलावट ए से बी के अनुपात में की है, मान लीजिए कि उसने दूध में मिलावट ए रेशियो बी के अनुपात में की है, उसने प्राइस किस रेशियो में बढ़ाया, 6.4 रुपए पर लीटर का दूध 8 रुपए पर लीटर में बेच रहा है, ये प्राइस है। मिलावट मुझे नहीं पता उसने कितना पानी मिलाया है दूध में, मैंने मान लिया कि वो ए रेशियो बी के अनुपात में मिलावट करता है, और फाइनली इन दोनों का सक्सेसिव यानी कि इन दोनों की गुणा ही प्रॉफिट है। उससे प्रॉफिट कितना होता है, 37.5%। 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/8, 3/8 का प्रॉफिट होता है। 3/8 का मतलब अल्टीमेटली 8 का सामान 11 में बिका, अल्टीमेटली मेरे भाई 8 का सामान 11 में बिका, बिल्कुल पिछले सवाल की तरह भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये किससे जाएगा मेरे भाई, 1.6 से काटेंगे, 16 पंजे 80, 16 चौका 64, 1.6 से जाएगा, 4 से 8 दो बार चला जाएगा, 5 नीचे आएगा, 5 दूनी 10, 5 नीचे आ जाएगा मेरे भाई, तो 5 दूनी 10, तो ये आ गया बच्चों 11/10, 11/10 आ गया। यानी कि उसने मिलावट इस रेशियो में की है, यानी कि मेरे भाई मिलावट इस 11/10 के रेशियो में की, यानी कि अगर मिल्क 10 था, अगर प्योर मिल्क 10 था मेरे भाई, अगर प्योर मिल्क 10 था तो उसने पानी मिला के 11 कर दिया, अगर प्योर मिल्क 10 था तो उसने पानी मिला के मिक्सचर 11 कर दिया, 10 से 11 कर दिया। अगर प्योर मिल्क 10 था तो उसने पानी मिला के कितना मिश्रण बना दिया, 11, तो वाटर कितना ऐड किया, 1, तो वाटर मिल्क का रेशियो 1:10 होगा, वाटर मिल्क का रेशियो 1:10 होगा। अगर मिल्क 10 था तो पानी मिला के मिक्सचर 11 कर दिया, तो वाटर कितना मिला है, 1/10। ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है मेरे भाई, बिल्कुल वही, उसमें पानी दूध का अनुपात क्या है, यानी कि आपसे पानी में दूध का अनुपात पूछा है, वाटर मिल्क का रेशियो पूछा है, यानी कि एक दूधिया प्राइस भी बढ़ा रहा है और मिलावट भी करके बेच रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 60% का, तो भैया सक्सेसिव आना चाहिए। एक दूध वाला 48 रुपए पर लीटर का दूध खरीदता है और 66 रुपए पर लीटर का बेचता है, यानी कि प्राइस किस रेशियो में बढ़ा रहा है, 48 रुपए पर लीटर का दूध खरीद के लाया गांव से, शहर में 66 रुपए पर लीटर का बेचा, ये प्राइस का रेशियो है। सवाल में पूछा किस रेशियो में मिलावट की है, हमें पता ही नहीं है कि दूध वाले ने मिलावट किस रेशियो में की है, मुझे नहीं पता, मैंने मान लिया कि ए रेशियो बी, माना कि वो ए यूनिट मिल्क को बी बना देता है पानी ऐड करके, जब आपको रेशियो ना पता हो तो इसे बी मान लिया करो। इन दोनों का सक्सेसिव यानी कि सीधी सीधी गुणा कर दीजिए, इन दोनों का सक्सेसिव 60% प्रॉफिट के बराबर होना चाहिए। 60% प्रॉफिट की फ्रैक्शन वैल्यू होते 3/5, 60% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/5, यानी कि अल्टीमेटली 5 के समान पे 3 का प्रॉफिट होगा, 5 पे 3 का प्रॉफिट होगा तो 5 का समान कितने में बिकेगा, 8 में बिकेगा, 5 पे 3 का प्रॉफिट होगा तो अल्टीमेटली 5 का समान 8 में बिका, सीधा सीधा ही आ गया। अब देखो 6 से 66 11 बार, 6 8 48, मुझे लगता और कुछ कटेगा, तो बी बाई ए कितना आ गया भाई, ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 8 64 11 नीचे आएगा, 11 पंजे 55, 64/55 आ गया, यानी कि मिलावट इस रेशियो में किया है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर वो 55 यूनिट मिल्क खरीदता है, मिल्क प्योर मिल्क, तो उसमें वाटर ऐड करके जो है, वाटर ऐड करके मिश्रण हो जाता है 64, तो 55 यूनिट मिल्क में वाटर ऐड करके 64 बना दिया, तो उसने कितना वाटर ऐड किया, 64 में से 55 आप घटाइएगा तब आएगा जी 9, तो 9:55 जो है वाटर मिल्क का रेशियो आएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है बच्चे। यहाँ पर जो है ड्राई फ्रूट और फ्रेश फ्रूट से अगर आप बाहर आ गए तो यहाँ पर हम आपको एक दूसरा कंसेप्ट सिखाते हैं, इनकम और टैक्स वाला मेरे भाई कंसेप्ट, ये भी बहुत ज़रूरी है, उसी के ऊपर में ये सवाल है। अब यहाँ देखिए क्या है ये सवाल, ठीक है, तो आप यहाँ पर एक कंसेप्ट होता है मेरे भाई, यहाँ पर वो होता है कंसेप्ट ऑफ इनकम टैक्स, ये समझिए मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, कंसेप्ट ऑफ इनकम टैक्स जो होगा वो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा,
ठीक है। मान लीजिए कि मैं यहाँ पर जो है पहले किसी कंपनी में 100 रुपये कमाता था, ये मेरी क्या थी, तो इनकम थी, और इसमें से मेरे भाई यहाँ पर जो मैंने टैक्स दिया है वो मान लीजिए कि मैंने 20 रुपये टैक्स दिया है। तो जो मेरी यहाँ पर नेट इनकम है, नेट इनकम कैसे होती है, इनकम में से टैक्स को घटा दो तो क्या आ जाता है, नेट इनकम। ठीक है। तो मान लीजिए 100 रुपये में से 20 रुपया टैक्स दे दिया तो मेरा बचा कितना, तो 80 रुपया बचा। ये हमारा केस नंबर 1 है। अब मैं क्या करता हूँ, आज भी मैं 100 रुपये कमा रहा हूँ, लेकिन बस अब मुझे टैक्स पे 30 रुपये देने हैं, तो मेरा बचत कितना होगा, तो मेरे भाई 70 रुपये होगा। तो इसमें जो मजे की बात मैंने आपको दिखाया वो पता है क्या दिखाया, कि आपका टैक्स मेरे भाई जितना बढ़ा है, आप देखो टैक्स में आपका 10 रुपया बढ़ा है ना, तो आपके नेट इनकम में भी क्या हुई है, तो उतने की ही कमी हुई है। इस बात को ध्यान रखिए। जाहिर सी बात है मेरे भाई, यहाँ पर अगर मैं उतना ही कमा रहा हूँ जितना पहले कमाता था, तो मेरा जैसे जैसे टैक्स बढ़ेगा तो मेरा अपना जो इनकम होगा वो क्या होगा मेरे भाई, वहाँ पर उतना ही कम होगा। यानी कहीं ना कहीं टैक्स का इंक्रीज नेट इनकम के डिक्रीज के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है। टैक्स में यहाँ इंक्रीज या डिक्रीज नेट इनकम की इंक्रीज या डिक्रीज के क्या होता है, तो बराबर होता है। बस इतना आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम इस सवाल में यहाँ देखें तो क्या कहेंगे, यदि एक आयकर में 27% की मेरे भाई यहाँ पर वृद्धि की जाती है तो नेट आय में 3% की कमी हो जाती है, आयकर की दर क्या है। आप अगर इंग्लिश में पढ़ो यहाँ पर तो सीधा सीधा कहा गया साफ स्पष्ट भाषा में, रेट ऑफ इनकम टैक्स इज इंक्रीज बाई 27%, तो यहाँ पर जो है नेट इनकम इज डिक्रीज बाई यहाँ पर 3%। ठीक है। तो अभी मैंने कहा था कि टैक्स जितने से बढ़ता है वो मेरे भाई नेट इनकम क्या होता है, उतने से ही डिक्रीज होता है। यानी टैक्स का बढ़ना और नेट इनकम का कम होना दोनों क्या होगा मेरे भाई, बराबर होगा। दोनों क्या होगा मेरे भाई, यहाँ पर बराबर होगा। तो अगर हम देखें तो टैक्स का मेरे भाई यहाँ पर कहीं ना कहीं 27% जो भी निकल करके आएगा वो मेरे भाई नेट इनकम के 3% के क्या होगा, तो नेट इनकम के मेरे भाई यहाँ पर 3% के क्या होगा, तो मेरे भाई बराबर होगा। इतना मान करके चलो आप, इतना मान करके चलो। तो अगर आप यहाँ काटोगे 3 से एक बार में तो ये कटेगा मेरे भाई कितनी बार में, 3 बार में। तो यहाँ पर आप रखो टैक्स और यहाँ पर रखो आप नेट इनकम, और ये बराबर हो जाएगा कितने के, तो 1/9 के। ठीक है। अब एक बात बताओ, एक इंसान मेरे भाई 1 रुपये का टैक्स दे रहा है और उसकी सेविंग इतने की है, इसका मतलब वो कमाता कितना होगा, तो 1 रुपया और 9 रुपया, यानी उसकी कमाई कितनी थी, तो 10 थी। उसकी कमाई कितनी थी, 10 थी। तभी तो 10 रुपये में से 1 रुपया टैक्स देने के बाद में उसके 9 रुपये बचते थे। समझ में आ गया बात। अब कहा गया मेरे भाई यहाँ टैक्स का जो रेट है वो कितना है, टैक्स हमारा कितना परसेंट है। आपने कितने का टैक्स दिया है, 1 का, कितने के ऊपर में दिया है, 10 के ऊपर, इंटू कितना कर दो मेरे भाई यहाँ पर 100%, तो ये सीधा सीधा तुम्हारा आ जाएगा 10%, यानी ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर। ऑप्शन बड़ा तरबूज का जो वजन है वो कितना है, तो 20 किलोग्राम है, जिसमें 96% पानी है। तो अगर मान लीजिए ये बड़ा सा तरबूज है, वजन कितना है मेरे भाई, 20 किलो है। ठीक है। अगर हम इसमें देखें तो 96% जो है मेरे भाई यहाँ पर पानी है, तो जो हमारा गूदा होगा वो कितना परसेंट होगा, 4% होगा, और क्या होगा, तो गूदा होगा। ठीक है। इसे थोड़ी देर के लिए धूप में छोड़ दिया गया और कुछ पानी वाष्पित हो गया, मतलब इवेपोरेट हो गया। अब ये सिकुड़ करके ऐसा हो जाएगा। ठीक है। जिससे अब इसमें केवल 95% पानी बचा है। ठीक है। अब मान लेते हैं इसका वजन जो हो जाएगा वो x किलो का हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर। इसमें अब पानी कितना है, तो मेरे भाई 95% क्या है, तो पानी है, तो यहाँ 5% क्या हो जाएगा, तो मेरे भाई गूदा हो जाएगा। ठीक है। तो कहा गया अब इसका घटा हुआ वजन क्या है, यानी एक्स का मान बताओ कि एक्स का मान क्या है। तो मैं यहाँ पर इसको कैसे बताऊंगा, सर गूदे का 4% और यहाँ एक्स का 5%, दोनों हमारा क्या होगा, तो बराबर होगा। 20 किलो का 4% और एक्स किलो का 5% दोनों क्या होगा, बराबर। तो यहाँ पर इसका वजन लिखिए और यहाँ पर इसका वजन लिखिए। यहाँ पर मेरे भाई इसमें पल्प का परसेंटेज लिखिए मेरे भाई, तो इसमें जो पल्प का परसेंटेज है वो हमारा कितना है, 4% है, और यहाँ पर इसमें पल्प का जो परसेंटेज है वो कितना है, तो 5% है। अगर हम देखें यहाँ पर जो है ये हमारा इससे मेरे भाई खत्म, 5 से अगर हम काटेंगे तो 4 बार में 4 × 4 हमारा कितना हो जाएगा, 16। ये हमारा x का मान होगा। एक लाइन में हमारा सवाल बन गया। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना जो है वो मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो करेक्ट आंसर है। तो आसान भाषा में बड़े प्यार से हम कह सकते हैं इसके वजन का 4% इसके वजन के कितने परसेंट के बराबर है, 5% के बराबर है। ठीक है। कई बार आपको यहाँ पढ़ना होगा, कई बार आपको प्रैक्टिस करनी होगी, तब जाकर के चीज़ें और बेहतर समझ में आएगी। और मैं बार बार कह रहा हूँ मेरे भाई यहाँ पर अगर क्लैरिटी और चाहिए तो अपनी किताब से, प्रीवियस ईयर की जो आपकी किताब है आप उससे प्रैक्टिस करिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के। आइए चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और समझते हैं क्या कहा गया। एक तरबूज का वजन 17 किलोग्राम है, जिसमें मेरे भाई यहाँ पर 91% पानी है। तो अगर मान लीजिए 17 किलोग्राम है और 91% पानी है, तो गूदा कितना होगा, तो गूदा हमारा 9% होगा मेरे भाई यहाँ पर। इसे थोड़ी देर के लिए धूप में छोड़ दिया गया और कुछ पानी वाष्पित हो गया। अब इसमें केवल 85% पानी है। अब इसका वजन कितना होगा, x। पानी अगर 85% है तो गूदा कितना होगा, 15%। यानी सीधी सी बात है, अपने वजन का 9% और x के वजन का यहाँ पर 15% दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आप यहाँ पर मेरे भाई घटा हुआ वजन बता दो। आप यहाँ सीधा सीधा कहोगे सर 3 से हमारा 3 बार में और 3 से हमारा कितनी बार में, 5 बार में। 51 हमारा है सर, और 51 को किससे भाग करना है, 5 से। ये हमारा x का मान होगा। अगर हमारा x का मान होगा तो मेरे भाई यहाँ सीधा सीधा 102 और ये कर देंगे 10.2 जो आएगा वो क्या आएगा, करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, बी फॉर बाहुबली, बिल्कुल सही उत्तर है। कह रहा है कि एक साथ कार्य करते हुए ए और बी एक खाली टैंक को 10 घंटे में भर सकते हैं। उन्होंने 4 घंटे तक एक साथ काम किया
और फिर बी ने काम करना बंद कर दिया। बड़े ध्यान से हमारी बात समझो, अगर ए और बी मिलकर के काम करते हैं तो वो 10 घंटे में उस टैंक को भर सकते हैं। उन्होंने 4 घंटे तक काम किया है और फिर बी ने काम करना बंद कर दिया है। एक बात बताओ, दोनों मिलकर के 10 घंटे में भर सकते हैं, 4 घंटे तक काम किया है, 4 घंटे तक काम किया है, इसका मतलब ए और बी के हिस्से का अभी 6 घंटे का काम बाकी है। 10 घंटे में दोनों मिलके कर सकते थे, 4 घंटे तक किया है तो 6 घंटे का काम बाकी है कि नहीं है। अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है बी ने कार्य अंत तक जारी रखा और टैंक भरने में कुल 13 घंटे लगते हैं, टोटल कुल 13 घंटे लगे, यानी कि 4 घंटे तो साथ में किए थे, यानी कि 9 घंटे ए ने अकेले काम किया है, क्योंकि मेरे प्यारे मित्र बी ने काम करना छोड़ दिया, बी ने बीच में साथ उसका छोड़ दिया। ठीक है, अच्छा, तो 3 त्रिका 9, 3 दूनम 6, तो ये क्या बनेगा 3a माइनस 2a, तो a बराबर क्या आएगा 2b आएगा कि नहीं आएगा, यानी कि a बटे b बराबर 2/1, ये उसकी इफिशिएंसी निकल के आ गई, उसकी क्षमता निकल के आ गई। कह रहा a द्वारा टैंक को अकेले खाली भरने में कितना समय लगेगा, तो भैया समय बराबर काम बटे क्षमता। ए और बी मिलके काम करते हैं तो एक दिन में 1 घंटे में 3 काम करेंगे, 10 घंटे में 30, तो समय बराबर काम बटे क्षमता। काम बटे क्षमता, तो ए की क्षमता कितनी 2, 30/2 का मतलब कितना होता है 15, यानी कि 15 घंटे में ये काम कर लेगा अकेले। ठीक है, चलो भाई रितेश बेटा पढ़ाई पे ध्यान दो, तुम तो लड्डू भुजाओं की संख्या, अच्छा क्वेश्चन है ये। आंतरिक कोणों का योग, आंतरिक कोणों का योग होता कितना है, n-2 इंटू 180 बराबर 1440, n-2 बराबर 8, n बराबर 10। क्या सबका 10 आया है, क्या हर कोई कर पाया है, कहीं कोई समस्या परेशानी किसी को नहीं, अच्छा लग रहा है, आसान लग रहा है, 1000वां लाइक हो गया भाई। बड़ा शर्म की बात है कि 1292 बच्चा देख रहा लेकिन अभी तक 1000 लाइक ठोका नहीं है। y बराबर mx प्लस सी में भी उसको चेंज कर सकते थे। दो बिंदु के बीच की दूरी कैसे निकालते हो, ये x1 y1, ये x2 y2, तो क्या निकालते हो अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, तो माइनस करोगे ये प्लस हो जाएगा, बराबर वो 13 दिया है, तो 8 4 12 का होल स्क्वायर कितना हो गया 144। अगर ये 13 है, इधर से मैं रूट हटाऊंगा तो इधर स्क्वायर लगेगा, यानी ये 169 हो गया, इधर ले आओगे 144 इसको तो 25 आएगा, तो 4 माइनस के का स्क्वायर बराबर 25। कैसे संभव है, कैसे संभव है कि ऐसा हो पाए कि मामला फिट हो जाए। ये चीज तभी संभव है जब k की वैल्यू -1 हो जाए, तभी तो 4 में से -1 घटा दो तो 5 आएगा, 5 का स्क्वायर 25। 50 आदमी थे और एक आदमी का जो आयतन ले रहा है वो 4 घन मीटर ले रहा है, यानी 4 मीटर क्यूब। एक आदमी का आयतन 4 मीटर क्यूब, तो 50 आदमी का आयतन तो आ गया। और पूरे टंकी का आयतन क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। टंकी की लंबाई पता है 40, टंकी की चौड़ाई पता है कितना 20, कह रहा ऊंचाई बताओ कितना वृद्धि, तो भाई काटो, 4 दहाई में 40, 0 से 0 कटा, 5 से कटा, 5 चौका 20, तो भैया 1 बराबर 4h आ गया, h बराबर कितना आ गया 1/4, लेकिन ये किस में आएगा मीटर में, और अपन को चाहिए सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, यानी 25 सेंटीमीटर की वृद्धि। तो घनाभ का विकर्ण क्या होता है, अंडर रूट में l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, यही तो होता है घनाभ का विकर्ण, हाँ या ना। 10√5 पक्का है, रख लो। l मतलब 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64 और 20 का स्क्वायर 400। 36 और 64 करोगे तो ये 100 आ गया, 100 और 400 500 आ गया, 500 का मतलब हो गया 100 गुणे 5, और 100 बाहर आएगा तो 10 आएगा, 10√5 ऑप्शन नंबर। अब जाके मेंसुरेशन का पहला क्वेश्चन आया जो लग पाया, बच्चों को क्वेश्चन नहीं आया, आसान है लेकिन मैं जानता हूं क्यों नहीं आया, क्योंकि फॉर्मूला नहीं याद। जिसका नहीं है कमेंट बॉक्स में नो बोलो, फॉर्मूला कैसे नहीं याद है। मैं घनाभ का तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बता लूंगा 2LB प्लस BH प्लस HL, लेकिन घन का नहीं याद है। जिसका नहीं याद नो बोलो, प्यार से नो बोल दो भाई साहब, अगर जबरदस्ती गला पकड़ के नो बोलवाऊंगा तो गड़बड़ा जाएगा। ठीक,
तो घन का क्या होता है 6a स्क्वायर, यही तो अपन को निकालना है। और जब भी एक चीज पिघलाऊं किसी दूसरे में बनाऊं तो दोनों के आयतन को बराबर कर देंगे। तो घनाभ का आयतन लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, और घन का आयतन भुजा का क्यूब। तो 9 को लिख सकते हैं 3 त्रिक का 9, या 9 को ऐसे रहने दो, इधर हो गया 9 त्रिक 27, यार लिखना पड़ेगा भाई साहब, 3 त्रिक का 9, 27 हो गया, 3 त्रिक का 9 तिया 27, और 24 होगा 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24 बराबर a क्यूब। तो जब क्यूब हटाओगे तो क्यूब रूट में आएगा, 8 बाहर आ जाएगा 2 के रूप में, ये पूरा 1 बार 3 बनेगा और ये पूरा 1 बार 3 बनेगा। तो यानी ये आ गया 3 त्रिक का 9 दुनिया 18, यानी घन की साइड 18 आ गई। तो नीचे वाला जो घन है ये 6 गुणे 18 का स्क्वायर, और ऊपर वाला क्या है, लंबाई चौड़ाई कितनी थी 9 गुणे 27, चौड़ाई ऊंचाई 27 गुणे 24, और ऊंचाई चौड़ाई 24 गुणे 9। बोलो, मैं 9 भी तो कॉमन ले सकता हूं ऊपर में से, तो 2 था 9 भी कॉमन ले लो। अब क्या है अंदर 2 प्लस 9 त्रिक 27, 3 गुणे 24 प्लस 24, 9 मैंने ऊपर से कॉमन ले लिया। तो 9 दुनिया 18 से 18 आपने काट दिया, 24 तिया 72, 72 और 2 74, 74 और 4 78, 78 और 2 98। बोलो करा जाए, 24 तिया 72, 72 और 2 74, 74 और 24 आपको करना है। तो 74 और 24 जोड़ लो, 7 दोनों यानी 98 आ गया ऊपर, और नीचे आ गया 6 गुणे 18। तो यार ऊपर तो 49 आ रहा है, 49 दूना 98, 2 तिहाई 6, 18 तिहाई 54, कहीं तो गड़बड़ हो रहा भाई साहब, 41 और 36 ही आएगा ना, हाँ कहीं तो गड़बड़ हुआ है। कहां गड़बड़ हुआ तुम लोग खोजो इसको, कहां तुम लोग गड़बड़ा दिए। 9 कॉमन लिए थे तो 2 बचा, 9 त्रिक 27, 3 24 तिहाई 72 बचा, ठीक है। अच्छा 9 गुणे 27 है, ओहो वेरी मच मिस्टेक, ऊपर 9 गुणे 27 है, यहां पर 9 गुणे 27 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व जब करोगे तो 41/36 आएगा, ओवरऑल जब सॉल्व करोगे यहां 9 गुणे 27 कर लेना, तभी भी आप 9 कॉमन ले लोगे, तो यहां से 9 हट जाएगा, यहां से ये हट जाएगा, ऑप्शन नंबर भी आएगा। लेकिन यार ये क्वेश्चन बढ़िया था, बोलो समझ में आया कि नहीं आया, सच बताना ईमानदारी से, अच्छा क्वेश्चन था ना। मैं इस क्वेश्चन से 2 चीजें सीखा हूं, पहला जब किसी भी आइटम को किसी दूसरे आइटम में पिघलाऊंगा तो दोनों के आयतन को बराबर करूंगा, मैंने पहली बात सीखी। दूसरा, उसने मुझे यहां तक ही नहीं पूछा, अगर यहां तक पूछता तो मेरा आंसर तुरंत आ जाता, उसने मुझसे आगे पूछा, आगे क्या पूछा कि दोनों के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताइए, ये बढ़िया क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्या, अभी थोड़ा देर पहले टेंजेंट के बारे में हम लोग सीख रहे थे कि टेंजेंट क्या होता है, और टेंजेंट पे ही क्वेश्चन है। देखिए स्पर्श रेखा की बात हुई है, एक बार बनाते हैं सभी लोग, और मैंने डिटेल में बताया है टेंजेंट के बारे में, और बोलेंगे और भी ज्यादा डिटेल में बताया जा सकता है। देखिए ज्यादा डिटेल में करेंगे तो आपके लेवल से ऊपर हो जाएगा, उसके लिए आप मैथ स्पेशल बैच 1 पढ़िए, ठीक है। बिंदु Q से, Q कोई एक बिंदु है और वृत्त पे खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा ऐसे बना लिया, ये 21 दिया हुआ है, और जैसे स्पर्श रेखा हो गया तो ये आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि यहाँ से अगर रेडियस मिलाएंगे तो ये 90 डिग्री बन जाता है, ठीक है। और वृत्त देखिए केंद्र दिया है कितना हमारे पास O, अच्छा Q से दूरी दिया है 29, ये वाला दे दिया है 29, तो ये ट्रिपलेट बनी गया, राइट एंगल ट्रायंगल, मैंने बोला था यही क्वेश्चन ही आता है, 20 21 और 29, यानी कि 20 क्या होगा आपका, बाकी आप पाइथागोरस से भी लगा सकते हो, वैसे ट्रिपलेट आपको याद होना चाहिए था। और मैं इस प्रॉपर्टी को बताते समय बताया था कि यहाँ एक ही क्वेश्चन पूछा सकता है, मान लीजिए कि यहाँ पे खींच देता कॉर्ड यहाँ पे, तो ये वाला भी क्या होता है 21 ही होता है, इसको मिला लेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। क्या क्या एक्स्ट्रा जानना है इसमें, ये दोनों कोण बराबर होते हैं, क्यों, क्योंकि ये देखिए ये भी 20 21 29 है, ये भी 20 21 29 है, मतलब ये सर्वांग सम होंगे, इसलिए ये वाले कोण भी बराबर होंगे। और ये ऑलरेडी 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, तो इन दोनों कोणों का योग कितना होगा 180 होगा। अगर ये पूरा थीटा दिया तो ये वाला 180 माइनस थीटा होगा, और इसका यहाँ पे पूछ लेगा तो इसका आधा कर लेंगे, ये भी निकल सकता है, कई क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर इसको यहाँ मिला दिया तो वो भी क्वेश्चन हो सकता है, बाकी जो क्वेश्चन तो जैसे ही बनेंगे, यहाँ पे सिर्फ एक राइट एंगल ट्रायंगल का यूज था और ये प्रॉपर्टी आपको समझाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुछ इस प्रॉपर्टी को भी समझ लीजिएगा, ये क्वेश्चन भी मिल जाते हैं कभी कभी स्पर्श रेखा पे। स्पर्श रेखा की लंबाई कैसे निकालते हैं, स्पर्श रेखा की लंबाई किस तरीके से पूछी जा सकती है, जब हमारी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा हो, कॉमन टेंजेंट हो। तो इस पे इस क्वेश्चन को लगाने से पहले मैं 2 चीजें और आपको बता देता हूं जहां से क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेगा, देखिए जब 2 वृत्त एक दूसरे को टच करेंगे तो एक ये वाला क्वेश्चन बन सकता है, दूसरा जब ये दोनों टच तो करेंगे लेकिन टच नहीं करेंगे, दूर दूर होंगे, तो ये स्पर्श रेखा बन सकता है, और तीसरा ये दोनों दूर दूर रहेंगे लेकिन ये तिर्यक वाला पूछ लेगा। एक्स वाले मान लीजिए ये R1 दिया है, ये R2 दिया, इसको प्रूव नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, आप लोग बाद में वीडियो देख लीजिएगा, बहुत सारे पढ़े हैं जिसमें प्रूव किया गया है। ये R1 है, एक में हमारे पास R2 और R1 दोनों दिया हुआ है। इस वाले में अगर ये x है तो इस x की जो वैल्यू होती है वो होती है 2 रूट में R1 R2, ठीक है। इस वाले में जो हमारे पास होता है इसमें डिस्टेंस भी दिया जाता है सेंटर के बीच का, ये d क्या होता है, दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस, और ये x पूछा जाए तो x की वैल्यू जो होती है वो d स्क्वायर माइनस में R1 माइनस R2 का स्क्वायर। जब ये डायरेक्ट वाला पूछा जाएगा ना तो ये हमेशा डिफरेंस होता है, लेकिन जब ये तिर्यक आ जाता है, तिर्यक अगर आ जाएगा, ये डिस्टेंस भी दिया रहता है और ये वाला x पूछा जाता है तिर्यक का, तो यहाँ पे भी d स्क्वायर में माइनस होता है, लेकिन यहाँ पे दोनों रेडियस जुड़ जाते हैं,
ठीक है, यहाँ पे रेडियस जुड़ जाते हैं और यहाँ पे रेडियस डिफरेंस होता है। तो ये 3 ही केस आते हैं और इन तीनों पे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आप सीजीएल दे दीजिए या फिर आप कोई और एग्जाम दे दीजिए, रेलवे का हर जगह आपको मिलेगा। अगर इससे ज्यादा जानना चाहते हैं तो एक और पॉसिबिलिटी मैं बता देता हूँ, अगर पूछा जाएगा तो, कि अगर हम यहाँ पे ऐसे सर्कल मिला दिए, ठीक है, और इन दोनों को हमने टेंजेंट खींचा, जैसे ये वाला था, इसी के बीच में एक हमने सर्कल बना दिया, मतलब अब यहाँ पे 3 सर्कल बन गए जो तीनों को ये एक कॉमन रेखा बन गई। अगर इसका रेडियस ए है, इसका रेडियस बी है और इसका रेडियस सी है, तो यहाँ पे एक रिलेशन बन के आता है 1/। अब इसको प्रूव नहीं करना, सिर्फ आपको यहाँ मैं बता देता हूँ, आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। तो ये एक रिलेशन बन जाता है और इस पे बहुत सारे मेंसुरेशन के हाई लेवल वाले क्वेश्चन बनते हैं जो आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, मेरी उम्मीद यही है, और अभी नहीं, हो सकता है कि 4-5 सालों तक नहीं मिलने वाले हैं। इस पे अगर क्वेश्चन बनता तो कैसे बनता है, देखिए ऐसे बन जाएगा। अगर हमने क्या किया, एक वर्ग बना दिया, बोला इस पे हमने एक बना दिया क्वाड्रेंट और एक इधर से क्वाड्रेंट बना दिया, बोला यहाँ एक सर्कल बना दिया, इसका रेडियस निकालिए। तो ये वही वाला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं सर्कल ऐसे बना दूं और इसको ये वाला सर्कल बना दूं और ये देखिए कॉमन टेंजेंट आ गया, तो अगर हमको इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, तो ये वाली वैल्यू हम निकाल सकते हैं उसी प्रॉपर्टी से। लेकिन अभी के लिए आपको बस इस तीनों को जानना है, इन तीनों से क्वेश्चन मिलेंगे रेलवे एग्जाम में जो भी आपका होने वाला है। तो ये देखिए हमारे पास सर्कल के अंदर में लगभग 10 अलग अलग प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें एक प्रॉपर्टी जीवा की भी होती है। जीवा पे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे इस वाले प्रॉपर्टी को हम थोड़ा सा डिस्कस करना चाहेंगे आपसे कि कैसे होने वाला है। अगर इस क्वेश्चन को अगर आपको लगाना है तो इसके पहले की कुछ छोटी सी जानकारी आपके पास होनी चाहिए कि अगर कोई सर्कल हमारे पास है, अगर इसके अंदर में हम जीवा बनाते हैं तो 2 जीवाएं अगर बनाएंगे तो दोनों कभी कभी एक दूसरे को काट भी सकती हैं। जैसे अगर ये ए बी है और एक हमारे पास सी डी है और ये दोनों एक दूसरे को ओ पे काटते हैं, और ये वाला एक्स है, ये वाला वाई है, ये डब्ल्यू है और ये जेड है, तो यहाँ पे एक्स और वाई का गुणनफल डब्ल्यू और जेड के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। ये पहली प्रॉपर्टी हमारे पास होती है। दूसरी प्रॉपर्टी होती है कभी कभी ये हमारे पास देखिए ये चला गया बाहर और ये वाला बाहर में कहीं पे काटेगा। ये ए भी हमारे पास है और ये वाला हमारे पास क्या है, सी डी, और बाहर पे किसी बिंदु ई पे काट दिया। तो इस केस में क्या होगा, जब अंदर काटता है तो इन दोनों का गुणा कर लेते हैं। इसमें जब बाहर काटता है तो थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है कि इसमें हम सबसे पहले ये बाहर वाला डिस्टेंस मान लीजिए हमारे पास एक्स है और पूरा यहाँ पे वाई है, ये वाला मान लीजिए डब्ल्यू है और पूरा बाहर में कितना है, जेड है। तो इसमें हम बाहर वाले का पूरे वाले के साथ गुणा करते हैं, बाहर का गुणा पूरे वाले के साथ, मतलब एक्स का गुणा वाई के साथ और डब्ल्यू का गुणा जेड के साथ। यहाँ पे भी वही सेम चीज दिख रहा होगा, लेकिन इसमें कंडीशन समझना है कि इस अंदर वाले का मल्टीप्लिकेशन लोग गलती से कर देते हैं, ये नहीं करना है कभी भी। हमेशा आपका टारगेट होना चाहिए जो बाहर वाला डिस्टेंस है उसके साथ पूरे का डिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन, इधर बाहर है और इसके साथ ही पूरे वाले का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। उसके बाद हम अंदर वाली डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। ये दोनों पे ध्यान रखेंगे, अंदर काटता है तो ये वाली वैल्यू हो सकती है, बाहर काटेगा तो इसमें और भी पॉसिबिलिटी है, वो भी ध्यान रखेंगे कि आगे से कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे मिलता है तो उसके लिए तैयार रहेंगे। कभी कभी क्या होता है कि एक हमारे पास कॉर्ड रहेगा और एक टेंजेंट दे देगा इसमें, तो इसमें ये वाला x है और ये वाला y है मान लीजिए, और ये वाला w है। तो हमने क्या बोला, पहले बाहर वाला लेते हैं हम लोग, बाहर वाला x है और पूरा कितना है हमारे पास y है, और इधर अंदर में कुछ है नहीं तो इसी को 2 बार ले लेते हैं। इसी को क्या ले लेते हैं, 2 बार ले लेते हैं। तो ये वाली एक वैल्यू होगी। 3 प्रॉपर्टी आपने देख लिया। और चौथा, अगर अभी तक तो पूछा नहीं गया रेलवे के एग्जाम में, लेकिन अगर कभी भी पूछा जाएगा तो ध्यान रखेंगे 2 जीवाएं अंदर ही काटेंगे लेकिन दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी। अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए यहाँ पे, तो इस केस में अगर ये x है, ये y है, ये w है, ये z है अगर, और यहाँ पे इसका रेडियस अगर r दिया तो r की वैल्यू जो होती है वो रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर बटे में 2 आती है। तो इसको ध्यान रखेंगे आगे से। अगर इस पे इस बार क्वेश्चन दे दिया तो इसके लिए रेडी रहेंगे सभी लोग। ऐसा नहीं कि आपको वो चीज़ें नहीं पढ़नी है जो अभी तक नहीं पूछा गया है। तो आपने 3 केसेस पढ़े, इसमें कॉर्ड से रिलेटेड, अभी बेसिक कॉर्ड से रिलेटेड है। कॉर्ड से हमने 2-3 प्रॉपर्टी में आपको अभी कौन कौन सा बताया। एक ये कि जब अंदर काटेंगे तो इन दोनों का गुणा करके बराबर होता है। अगर ये बाहर में कहीं काट दें अंदर ना काट के, तो ये बाहर वाला डिस्टेंस और पूरा, बाहर वाला और पूरा, इन दोनों का गुणनफल बराबर होता है। तीसरा हो सकता है कि एक हमारे पास कॉर्ड हो, सॉरी सीकेंट लाइन हो, हमारे पास जीवा को ही बढ़ा के यहाँ तक लाया गया है, और एक बाहर में टेंजेंट हो। टेंजेंट किसको बोलते हैं, जो टच करते हुए जाए, वृत्त के किसी एक बिंदु पे टच करेगा वो टेंजेंट हो जाएगा, स्पर्श रेखा हो जाएगा। तो ये बाहर वाले का स्क्वायर और ये बाहर और ये पूरे का गुणा होगा। कभी भी हम अंदर वाले का मल्टीप्लिकेशन में नहीं लेते हैं, नहीं तो गलती कर सकते हैं आप एग्जाम में। तो ये हो गई प्रॉपर्टी। अब इसी बेस पे क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस बार अगर आपको मिल गया तो ध्यान रखेंगे, सीजीएल का एग्जाम आने वाला है, उसमें भी क्वेश्चन ये मिल सकता है। गलत भी दिख रहे हैं। उसने क्या कहा, समय पर पहुंचने के लिए बाइक को कितना मिनट लगेगा। किसको किसको नहीं आता, नो कमेंट बॉक्स में आ रहा। आओ समझते हैं। अगर मैं स्पीड देखूंगा तो पहले 50 है, फिर 60 है, यानी मैं ये 5 और 6 कह सकता हूं। समय देखूंगा तो 6 और 5 होगा। मेरे हिसाब से 1 रेशियो का डिफरेंस आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में देखोगे तो 10 मिनट देर फिर 5 मिनट देर। ध्यान से समझिएगा, 10 मिनट देर फिर 5 मिनट देर, दोनों देर है, तो 10 में से 5 घटा लो, यानी 1 रेशियो की वैल्यू 5 मिनट आ गई, यानी 6 रेशियो की वैल्यू 30 मिनट आ गई। तो 30 मिनट कब आ रहा है, जब वो 10 मिनट देर से पहुंच रहा है। ध्यान से समझिएगा, 30 मिनट कब आ रहा है, जब वो 10 मिनट देर से पहुंच रहा है, यानी पहुंचने का सही समय होगा 20 मिनट। खत्म बवाल। ऑप्शन नंबर बी, डी। या 1 रेशियो बराबर 5 आया तो 5 रेशियो बराबर 25 आता। तो 25 मिनट कब आता, जब वो 5 मिनट देर से पहुंच रहा था। तो पहुंचने का सही समय 5 माइनस कर लेते। क्या ये प्रश्न भारत के हर बच्चे को समझ में आया है या नहीं आया? अच्छा लगा ना ये प्रश्न? अच्छा,
अगर मान लो इसी प्रश्न में उसने आपसे दूरी पूछी होती कि यार इसमें यात्रा की कुल दूरी कितनी थी, तो आप क्या बताते? मैं अब इस समय को हटाता हूं। अगर उसने मुझसे ये पूछता कि भाई कुल डिस्टेंस कितना था यात्रा का, तो आप कमेंट में क्या बताते? जरा सबके आंसर आना चाहिए। ये तो बड़ा आसान है। क्या अब ऐसे क्वेश्चन कभी दोबारा गलत करोगे? नहीं करोगे ना। यही है, रोज सुबह 9 बजे ऐसे ही बेहतर और शानदार प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे डेली सुबह 9 बजे। 20-25 दिन लगातार ये सीरीज चलने वाली है। वेरी गुड। अब मैं कैसे लगाता हूं पहुंचने का सही समय? ए बी अपान ए माइनस बी इंटू डेल्टा टी, यानी स्पीड इंटू टाइम। तो ए यानी पहला स्पीड, बी यानी दूसरा स्पीड, दोनों का डिफरेंस 10। समय 5 मिनट देर, 10 मिनट देर, दोनों का डिफरेंस 5 आएगा, डिवाइड बाई ये 60 से 60 कटा, 10 पचे 50 कटा, 55 25, यानी अगर दूरी पूछता तब 25 किलोमीटर आता। आया है? वेरी गुड है सतीश। अगर दूरी पूछता तब 25 किलोमीटर, अगर वो पूछता पहुंचने का सही समय क्या है, तब 20 मिनट आ जाता मेरे पास। ठीक है, दोनों बढ़िया क्वेश्चन था। दोनों में से ज्यादातर प्रश्न पेपर में आते हैं और पेपर में फंसते भी हैं। एकदम क्लियर है, सब कोई समझ पाया है। नेक्स्ट। मेरे प्यारे मित्र को कुछ भी डाउट है तो कमेंट करिएगा, सर जी इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट हमें समझ आ रहा है। किसी परीक्षा में अंकों का औसत 50, लेकिन बाद में यह पता चला कि 100 छात्रों के औसत अंक 90 के स्थान पर 60 लिखे गए हैं। भैया 90 लिखना था, 90 की जगह 60 लिखे, तो कितना कम लिखा है? 30। 90 माइनस 60 कितना? 30। तो 30 कम लिखा है कितने लोगों में? तो आप कहेंगे ये 100 लोगों में। 100 लोगों में 100 लोगों में 30 कम लिखा है, टोटल 3000 कम लिखा है। अब कह रहा है जब 3000 कम लिखा है तो जहां पहले औसत कितना था 50, तो अब कितना हो गया 45 हो गया। तो औसत में परिवर्तन क्या है? तो आप बोलेंगे सर जी 50 माइनस 45। भैया योग में परिवर्तन बटे औसत में परिवर्तन बराबर क्या हो जाएगा? नंबर। संख्या बराबर क्या होता है? योग बटे औसत, योग बटे औसत। तो ये क्या आएगा? तो आप बोलेंगे 3000। 3000 बटे 5 क्या निकल के आएगा? 600। 3000 बटे 5 क्या निकल के आएगा? 600। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। बात खत्म। ए और सी डी समांतर रेखाएं हैं। समांतर रेखाएं कौन है? ए बी और सी डी। ए डी सी 90 है, तो ये कंफर्म हो गया ए डी सी 90 है। तो देखो भाई ए यहां पर है और ए बी और सी और डी, यही तो कह रहा। तो ए डी सी 90 ये हो जाएगा। ए डी सी कितना है? 90 है। ए बी कह रहा है 15 है, ए बी कितना है? 15 है। सी डी कितना है? 40 है। तो ये 15, ये 40। कह रहा विकर्ण एसी 41 है। विकर्ण एसी कितना है? तो आप कहेंगे 41। विकर्ण एसी कितना है? तो आप बोलेंगे 41। विकर्ण एसी कितना है? 41। विकर्ण एसी 41 है। तो कह रहा उस समलंब एबीसीडी का क्षेत्रफल बताओ। तो भैया इसको यहां मिला दो, इसको क्या करो ऐसे मिला दो, इसको ऐसे मिला दो, बात खत्म। ये समलंब बन गया। ये क्या बन गया? समलंब बन गया। इतनी चीजें उसने दे रखी। अब एक बात बताओ, ये क्या समकोण त्रिभुज नहीं है? तो समकोण त्रिभुज में ट्रिपलेट हमारा क्या होता है? 9 40 41। याद आया? समकोण त्रिभुज में ट्रिपलेट क्या है? 9 40 41। तो ये हो गया 9। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है? समलंब, समलंब एबीसीडी का क्षेत्रफल क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस मतलब यानी कि समांतर भुजाओं का योग। 1/2 समांतर भुजाओं का योग। ये दोनों भुजाएं समांतर हैं तो इनका योग करो। 40 + 15 इंटू ऊंचाई, हाइट कितनी है? 9। तो कितना आएगा? ये आपको हो गया 55। और 55 गुणा 9 कितना आएगा? 9 गुणा 5 45। 9 गुणा 5 45। 45 में 4 जोड़ेंगे 49, यानी कि 495/2। 495/2। अब देखो ये डेसिमल में आएगा, डेसिमल में तो ये है नहीं, ये भी नहीं। करेक्ट आंसर क्या आएगा? 247.5। बात खत्म। दमदार क्वेश्चन है कि नहीं बताओ भैया? मजा आया कि नहीं आया सबको? बताओ क्या कहना है। एक समूह में सभी बच्चों का औसत वजन कितना है? 45 किलोग्राम है। टोटल हमें नहीं पता कितने बच्चे, लेकिन 45 किलोग्राम है। 42 किलो वाले 10 बच्चे छोड़कर चले गए। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, टोटल कितना एवरेज था? तो आप कहेंगे 45 था, लेकिन 42 किलोग्राम वाले कितने बच्चे गए हैं? तो आप कहेंगे 10 बच्चे। यानी कि 42 किलोग्राम वाले जो बच्चे थे इनका भी एवरेज 45 था। इसका मतलब 42 को 45 बनाने के लिए 3 दिया गया होगा। कितना? 3। तो अगर 1 को 3 दिया गया होगा तो 10 को हम कितना देंगे? 30 देंगे। भाई इन सबका वजन कितना था? 45। एक्चुअल में वजन कितना है? 42। तो जब ये समूह में बैठे होंगे तो 42 को 45 बनाने के लिए 3 दिया गया होगा। 1 को 3 दिया गया था, 10 बच्चे थे तो 10 को 30 दिया गया होगा। यहां तक क्लियर है? अगले लाइन में आओ। कह रहा है कि 55 किलो औसत वजन वाले 2 बच्चे समूह में शामिल हो जाते हैं, तो कह रहा बताओ फिर एवरेज में ही परिवर्तन होता। अब मेरी बात फिर से समझो, अभी वजन कितना था? औसत 45 था, यहां कितना है? 55। तो 45 से 55 ये एवरेज से कितना ज्यादा लेकर के आए? 10। तो यहां से देखो 3 गुणा 10 ये हो गया। अगर आप इसको ऐसे समझे तो 45 माइनस 42 गुणा 3 प्लस 55 लेके आए हैं और था कितना? 45। तो ये 10 ज्यादा लेके आए। और कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। तो कुल मिलाकर के कितना वजन परिवर्तित होगा? तो आप कहेंगे ये 30। कितना लिखा? 30 20 50।
तो 50 वजन, 50 योग बटे संख्या, योग बटे संख्या। तो अगर पहले टोटल बच्चे x थे, x में 10 चले गए, 2 नए आ गए, योग बटे संख्या बराबर औसत। तो औसत में परिवर्तन क्या है, 1 सही 1 बटे 4 का मतलब 5 बटे 4, 1 सही 1 बटे 4 का मतलब 5 बटे 4। बात खत्म हो गई भैया, आपके सामने है। 5 से काटो कितना आएगा, 10 आएगा। बाबूजी कितना लिखा है, तो x बराबर x माइनस 8 बराबर कितना है, तो आप कहेंगे 40। तो x बराबर बाबूजी क्या आएगा, आप बोलेंगे 48। करेक्ट आंसर 48, बात खत्म। करेक्ट आंसर 48, बात खत्म। अगर कुछ वैल्यू दिया हो तो x, अरे भाई कल वाली क्लास में तो ऐसे क्वेश्चन समझाते ना बेटा, फिर से कल वाली क्लास में करवा देंगे, काहे परेशान हो रहे हो, है ना। कल से तो मास्टर क्लास आपकी चालू होने वाली है ना। दोबारा आपके सामने करा x अक्ष के सापेक्ष बिंदु 7,8 का परावर्तित प्रतिबिंब बताओ। हम आपको डायरेक्ट ट्रिक भी बताएंगे, लेकिन पहले समझो जरा। अगर मान लो बोला जाए x अक्ष के सापेक्ष, अगर बोला जाए x अक्ष के सापेक्ष, है ना, x अक्ष के सापेक्ष x, y का प्रतिबिंब, तो किसके सापेक्ष, x के। तो यहां पर हम y का साइन माइनस कर देंगे, x के सापेक्ष, तो y का साइन जो है वो चेंज कर दो। अगर बोले y अक्ष के सापेक्ष, अगर बोले y अक्ष के सापेक्ष, y अक्ष के सापेक्ष, तो क्या करना है भैया, y अक्ष के सापेक्ष x, y का प्रतिबिंब, तो क्या करना है, x का साइन चेंज कर देना, x का साइन चेंज कर देना है। अगर बोले मूल बिंदु के सापेक्ष, ओरिजिन पॉइंट जो होता है ना, मूल बिंदु के सापेक्ष x, y का प्रतिबिंब, x, y का प्रतिबिंब, तो आप क्या कहेंगे, दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस x, माइनस वाई, माइनस x, माइनस वाई। अब देखो जरा, तो x अक्ष के सापेक्ष किसके, तो y का साइन माइनस कर दो, 7, माइनस 8, आंसर डी हो जाएगा। पहली कंडीशन लग जाएगी, x अक्ष के सापेक्ष यानी कि y का साइन बदल जाएगा, y अक्ष के सापेक्ष यानी कि x का साइन बदल जाएगा। अगर हम यहां पर आपको डायग्राम के माध्यम से समझाना चाहें तो बहुत ध्यान से समझना। इसका मतलब x अक्ष पे 7, y अक्ष पे 8, तो देखो ये 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि यहां पर 7 आ गया। y अक्ष पे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो भैया कुछ ऐसा यही तो बनेगा। यहां पर जो आएगा ये 7, 8, यानी कि x अक्ष पे हम 7 गए, y अक्ष पे 8 गए। तो जब इसको हम पलट के ऐसे लाएंगे, तो ये तो x अक्ष के सापेक्ष, तो x अक्ष वाली चीज x अक्ष पे ही रहेगी, ये वाली चीज नीचे आएगी, तो जब ये नीचे आएगी तो क्या माइनस हो जाएगा भैया, x अक्ष पे तो हम 7 चलेंगे, नीचे y माइनस होता है, ये y की लाइन है, y अक्ष है तो y माइनस हो जाएगा, यानी कि 7, माइनस 8 ऐसे बनता है। ठीक है, मंटू प्रजापति, छोटे लाल, दशरथ, 65% मार्क्स मिले हैं, लेकिन अगर 20 नंबर और मिल जाते तो आप पास हो जाते, अहर्ता मतलब क्वालिफाई कर जाते। तो कुल मिलाकर के पास होने के लिए 65% के साथ साथ अगर 20 नंबर और मिल जाते तो हम पास हो जाते। करा दूसरे छात्र ने उसी परीक्षा में 80% अंक प्राप्त किए और अहर्ता अंकों से 8% ज्यादा थे। दूसरा जो व्यक्ति है उसने 80% नंबर प्राप्त किए, लेकिन जो भी पासिंग मार्क्स हमारा था उससे 5% ज्यादा मिले हैं, यानी कि इसमें अगर हम 5% घटा देंगे तो यह व्यक्ति केवल पास हुआ होगा, यह व्यक्ति भी केवल पास, यानी कि पासिंग मार्क्स दोनों सेम रहेंगे, पासिंग मार्क्स दोनों बराबर रहेंगे। क्लियर है? तो अब क्या करते हैं, परसेंट एक तरफ करो, वैल्यू एक तरफ करो। 80 में 65 घटाओ, 80 में 65, भाई ये 75 लिखा है, ये 75 लिखा है, तो 75 माइनस 65 कितना आएगा, 10%। तो बाबूजी 10% बराबर कितना आएगा, 20 आएगा। 10% बराबर कितना आएगा, 20 आएगा। 1% बराबर 2, तो 100% बराबर कितना आएगा, 200। किसी भी परीक्षा में पूर्णांक कितना माना जाता है, 100%, 100% माना जाता है। तो करेक्ट आंसर मेरे मित्र कितना आएगा, 200 आएगा। चलो, ए बी ए सी और ई एफ एक ही वृत्त की स्पर्श रेखा है, ये उसने बोला है। क्या कह रहा है, कह रहा है ए बी ए सी और ई एफ, ठीक है। AC बराबर 15 है, AC बराबर टोटल क्या है, तो आप कहेंगे 15। अगर AC 15 है तो ये भी टोटल क्या होगी, तो आप कहेंगे 15, क्योंकि याद रखिए AC बराबर AB। बाह्य बिंदु से, किसी भी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां आपस में बराबर होती है। अब कह रहा है DE का मान 3 है, DE का मान कितना है, 3 है। कहां गया ये भैया, देखो ये बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा ये है कि नहीं है, यानी कि अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगी। टोटल 15 है, अगर ये 3 है तो ये कितनी हो जाएगी, 12। और AE की लंबाई पूछिए आपसे, क्या होगी, 12, है ना। हाँ बताओ भाई, समझे कि नहीं। दूसरे भी मेथड होते हैं, लेकिन एग्जाम को ध्यान रखते हुए आपको उन मेथड का चयन करना होता है जो मेरे प्यारे मित्र समय कम लेते हैं। अब देखो क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC की भुजाएं। क्या कह रहा है, कह रहा है त्रिभुज ABC की भुजाएं। त्रिभुज ABC की भुजाओं की बात की जा रही, बड़े ध्यान से समझते रहिएगा। ये कोई ट्रेंगल बना है, वो ट्रेंगल कौन सा है, ABC है। ये ट्रेंगल कौन सा है, तो आप कहेंगे AB, और यहां पर क्या है, C है। 5, 6, 7 भुजाएं हैं। AB को विस्तारित करने पर वृत्त को बिंदु पर स्पर्श रेखा, ठीक है, यानी कि AB को आगे बढ़ाओ और इसको आगे बढ़ाओ,
तो कह रहा है कि उसी वृत्त को बिंदु Q पर स्पर्श करती है स्पर्श रेखा। यानी कि अब क्या करते हैं भैया, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, देखें अगर थोड़ा सा ये सर्कल हमारी मदद कर पाएगा कुछ, थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। देखो भाई, हो सकता है आपको विजिबल हो या हो सकता है ना हो, थोड़ा सा मेरे प्यारे मित्र समझ लेना। ये मान लो ऐसा सर्कल है, ये मान लो ऐसा सर्कल है, हो सकता है आपको ना दिख रहा हो, लेकिन चलो समझ लो। तो वो कह रहा इसको बिंदु P पर, इसको बिंदु Q पर स्पर्श करती है। तो कह रहा बताइए AQ की लंबाई। सबसे पहले तो ये याद रखिएगा कि किसी बा बिंदु से जो स्पर्श रेखाओं की लंबाई होती है दोनों बराबर होती है। आप कहेंगे AP बराबर PQ, सबसे पहली बात तो ये है। और यहां पर AP बराबर PQ, और ये किसके बराबर है तो याद रखिएगा ये बराबर होता है परिमाप बटे 2। त्रिभुज का परिमाप के आधे के बराबर होती हैं, ये याद रखिएगा सब लोग। चाहो तो डिब्बे में बंद कर लो इस फार्मूले को, इस फार्मूले को डिब्बे में बंद कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए जरा भैया हिमांशु, ध्यान दो जरा, यहां पर क्या है, कह रहा AQ की लंबाई बताओ। तो AQ की लंबाई क्या है, परिमाप का आधा, पेरीमीटर का आधा। परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग। तो 6 5 11 7 18, 18 बटे 2 का मतलब कितना हो गया 9। करेक्ट आंसर क्या आया, ऑप्शन नंबर ए। बताओ भाई, समझे कि नहीं समझे, है ना। तो कह रहा बताइए उभयनिष्ठ तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई क्या है, द लेंथ ऑफ ऑब्लिक कॉमन टेंजेंट। ये उसने आपसे पूछा, ये उसने आपसे पूछा है। तो चलिए भाई जरा समझने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करेंगे सभी लोग। देखिए एक ये छोटा सा सर्कल है, एक ये छोटा सा सर्कल है। मान लीजिए एक की त्रिज्या 3 है, एक की त्रिज्या 2 है। बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना। इसकी अगर त्रिज्या कितनी है तो आप कहेंगे 2 है, तो इसकी त्रिज्या कितनी है तो आप कहेंगे 3 है। तो भाई टोटल कितनी उसने बताई है, टोटल कितनी है, टोटल तो आप कहेंगे टोटल डिस्टेंस कितनी है, आप बोलेंगे सर जी टोटल है 13, टोटल है 13। पूछा क्या है, तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई। तिर्यक यानी कि ऐसे वाले, है ना, तिर्यक, तिर्यक, बात समझ गए। तो तिर्यक उभयनिष्ठ रेखा की लंबाई क्या होती है, अंडर रूट केंद्रों के बीच की दूरी का स्क्वायर माइनस त्रिज्याओं का स्क्वायर, त्रिज्याओं के योग का स्क्वायर। तो केंद्रों के बीच की दूरी का स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर माइनस त्रिज्याओं का स्क्वायर। त्रिज्या क्या है 3 2 5 यानी कि 5 का स्क्वायर। अब देखो जरा ये कितना आएगा, तो 169 में 25 घटाएंगे 144, और 144 का मतलब क्या होता है 12। 144 का मतलब क्या होता है 12। करेक्ट आंसर ए आएगा। सभी का आंसर ए आना चाहिए और सभी लोगों ने तकरीबन आंसर ए दिया भी है। तो अच्छा क्या कह रहा है, कोई व्यक्ति एक धनराशि को 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर, दूसरी धनराशि को 10% पर। तो देखो अब यहां पर एक्चुअल में क्या है, अगर यहां पर हमें परसेंट में पता होता कि इतने परसेंट यहां पर हमें ब्याज मिला है, ठीक है, समझ रहे हो कि इतने परसेंट हमें ब्याज मिला, तो हम एलिगेशन लगा देते। हम क्या लगा देते, एलिगेशन लगा देते। लेकिन यहां वैल्यू लिखी है, ये परसेंट है, ये वैल्यू लिखी है, इसलिए एलिगेशन यहां नहीं लगेगा। सिंपल से इक्वेशन बना लो। देखो कैसे, अपनी तरफ से माना मैंने मूलधन कितना है 100, मूलधन कितना है 100। तो यहां पर हम एक काम करते हैं, एक धनराशि को, तो जो 12% पर धनराशि दी गई है वो x मान लिया, जो 10% पर दी गई वो हमने y मान लिया। तो 100 का 12% अगर आप करेंगे तो सीधे कर लो 12x हो जाएगा, और 100 का 10% तो 10y हो जाएगा। कुल मिलाकर के ब्याज हमें कितना मिला, तो आप कहेंगे सर जी 125। दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि निवेशित धनराशियों को आपस में बदल ले, यानी कि x को कर दे 10% तो ये 10x हो जाएगा, y को कर दे 12%, y को 12% तो 12y हो जाएगा। तो कह रहा है अब 3 रुपए ज्यादा मिलते हैं, यानी कि 125 प्लस 3, 125 प्लस 3। क्लियर है। पूछा क्या है, कह रहा उसने मूल रूप से 10% पर कितनी धनराशि निवेशित की, 10% पर y निवेशित की है, y निवेशित की है। बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना। अच्छा अब देखो अगर हम इनको जोड़ते हैं, मान लो अगर इनको जोड़ेंगे तो 12 10 हो जाएगा 22, 12 10 कितना हो जाएगा 22x प्लस 22y बराबर कितना आएगा 253, 253। लेकिन यहां से 11 से कटेगा, 11 से काटेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, 11 से यहां काटेंगे कितना आएगा 2 आएगा, 11 से यहां काट दो तो कितना आएगा 23 आएगा। एक इक्वेशन मिल गई इनको जोड़ने पर, एक घटाओ इनको, तो अब घटा रहे माइनस कर रहे हैं, तो 12x माइनस 10x 2x हो गया, 10y माइनस 12y तो माइनस का 2y हो गया, बराबर का क्या आएगा माइनस का 3 आएगा। बहुत ध्यान से समझिएगा, हमें वैल्यू चाहिए y की, तो माइनस प्लस और प्लस, इससे ये काम खत्म। ये कितना आएगा 4y, 4y की वैल्यू क्या आ जाएगी 26। और यहां पर देखो इसको क्या करना है भैया 100 बनाना है, तो 25 का गुणा इधर करो, 25 का गुणा इधर करो, तो 25 गुणा 6 150, 25 गुणा 2 50, है ना, 25 गुणा 6 150, 25 गुणा 2 50, 50 में 15 जोड़ देंगे कितना आएगा, तो आप कहेंगे 65 आएगा। कितना आएगा 65। करेक्ट आंसर क्या बनेगा 650, 500 नहीं भैया 650। ठीक है। हाँ कितने रुपए में 2 वस्तुएं खरीदी है। देखिए क्वेश्चन का पैटर्न को समझिएगा, उसमें से एक को हानि पे एक को लाभ पे बेचा होगा, लेकिन कंडीशन
कि प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य समान है, विक्रय मूल्य समान है यानी दोनों सेलिंग प्राइस समान है, तो वहां से वस्तु का जो हमारे पास क्रय मूल्य का अनुपात होता है ना, वो बड़े आसानी से निकल जाता है। ये उल्टा हो जाता है, ये 15% का लाभ ये इधर वाला आ जाएगा 115, ये 20 की हानि यानी 180 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ देंगे 80 और 115 तो 195 हो जाएगा। इसकी वैल्यू दोनों को मिला के जो वैल्यू थी वो 195 के आगे 2 जीरो थी, तो इसके आगे 2 जीरो लगा देंगे तो एक 8000 की थी, एक कितने की थी 11500 की थी। तो कौन सा वाला पूछा था? लाभ पर बेची गई। देखिए 15 लाभ तो यही वाला है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा सी वाला। हम ऐसा कर सकते हैं, ऐसा क्यों उल्टा लिखते हैं ये भी समझिएगा। हम ऐसे लिखते हैं, मान लीजिए पहले का जो भी वस्तु था CP1, इसको हमने बेचा 20% की हानि पे 80 पे। अच्छा, यही बराबर था जो दूसरे वाले का CP का 115 पे बेचा था। तो यहाँ से CP1 और CP2 रेशियो की एक प्रॉपर्टी है, ये वाला इधर आ जाता है और ये वाला इधर आ जाता है, तो इनका अनुपात आ गया। इसी अनुपात में हमको बांट देना था और ये सीधा कट रहा था, इसलिए मैंने इसको काटा नहीं, बाद में फिर गुणा ही करना पड़ता। काटते तो भी आ जाता 23 और 16 39, 39 से 5 गुना पे, तो उसका भी 5 गुना करके निकालते हैं हम लोग। इसमें कि पहले लाभ हो रहा था फिर से लाभ हो रहा है, यानी लाभ 112 था अब 127 हो गया, तो दोनों लाभ लाभ रहते हैं तो घटा देते हैं, यानी इनके बीच का अंतर कितना है 15% का। 15 की वैल्यू अगर 900 है, ये 6 गुना पे है देखिएगा, तो यहां से हमारे पास 100% भी 6 गुना पे हो जाएगा, यानी कि 6000 आंसर हो जाएगा। 6 मतलब 60 मान लीजिए, उसको जीरो हो तो जुड़ता रहता है। ठीक है, तो बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे, बार बार क्वेश्चन इसी तरह से मैंने दिया है, लेकिन इस क्वेश्चन की सबसे खास बात क्या है पता है आपको? यहां बोला गया है सम मूल्य, यानी कि मूल्य बराबर है, परसेंटेज बराबर नहीं है, मूल्य बराबर है। तो जब कभी भी मूल्य की बात आ जाए तो क्वेश्चन अलग हो जाता है कंपैरेटिवली बाकी प्रश्नों से। तो कैसे करेंगे सर? 700 रुपए अगर आपका अंकित मूल्य है और छूट देकर आप उसको 630 में बेच रहे हो, तो व्हाट अबाउट योर डिस्काउंट? तो 70 रुपीज आपका डिस्काउंट आ रहा है, जो कि 2 डिस्काउंट के बराबर है, तो आपका एक डिस्काउंट आ जाएगा 35 रुपीज। तो 35 रुपीज MRP पर कितना परसेंटेज है? 5%। तो आपका जो डिस्काउंट परसेंटेज होगा इट गोइंग टू बी 5%। विद्यार्थियों के औसत अंक 80 थे, ठीक है, सबका एवरेज 80 था। कितने बच्चे थे वो नहीं मुझे पता। यदि 5 विद्यार्थियों को जिनके परीक्षा में औसत अंक 40 है, कुल हटा दिया गया, 5 लोग मैंने हटा दिए, सब लोग मान लो सबका एवरेज 80 था, मैंने 5 जिनका एवरेज 40 था ये हटा दिया, और जो शेष बचे, शेष कितने बचे? x - 5, उनके एवरेज कितने हो गए? 90। कर ले जाओगे? बताओ क्या कह रहा है विद्यार्थियों की संख्या? तो यही माइनस कर लो, 80x - 200 बराबर 90x - 9 × 5 = 45, 450। 80x उधर लाओ 10x हो गया, 450 इधर लाओ 250 हो गया, x बराबर 25। खत्म। काहे का मैं शॉर्ट तरीका लगाऊं? आप सोचो, जब कोई प्रश्न बच्चों के तरीके से चुटकियों में सॉल्व हो रहा है तो मुझे को भैया कीड़ा थोड़ी काट लिया कि नहीं मैं शॉर्ट तरीका लगाऊंगा ही लगाऊंगा, चाहे जो हो जाए, मैं नहीं लगाऊंगा। मैं तो जब आसान से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा तो वही तरीका लगा दूंगा। ठीक, देखो करना पड़ेगा भाई ये सवाल। तो सोहेल ने 400 पर्स खरीदे और 25% प्रॉफिट में बेच दिए, 37.5। देखो 400 पर्स खरीदे हैं तो 400 का 37.5% क्या होता है? 12.5% 1/8, 37.5% 3/8। तो 400 का 3/8 कितना? 150 पर्स, 150। तो यहां मैं लिख रहा हूं सेलिंग प्राइस लिखता हूं, 150 पर्स उसने बेचे हैं 75 रुपए पर पर्स के हिसाब से। 400 पर्स खरीदे, सवाल नहीं समझ में आ रहा, दिख नहीं रहा तो मैं बता रहा हूं। साहिल भाई साहब ने 400 पर्स खरीदे और सभी 400 पर्स को 25% प्रॉफिट पे बेच डाला। 400 का 37.5% यानी कि 3/8, 150 पर्स उसने बेचे 75 रुपए पर पर्स के हिसाब से, यानी कि एक पर्स 75 रुपए का, तो 150 पर्स बेचे हैं इतने के, और बाकी पर्स 52,520 के बेचे। तो मुझे यह बताओ कि उसने सारे पर्स कितने रुपए के बेचे? इनको ऐड कर लो, इनको ऐड करना पड़ेगा। अब 150 गुणा 75 क्या आएगा मेरे भाई? 150 गुणा 75 आएगा मेरे भाई, 75 का वर्ग होता है 56/25, 56/25 का दुगुना 11250, ये आएगा मेरे भाई 150 गुणा 75, ठीक है। प्लस 52 52 0 52 52 0, ये आ गया 777 और 2 और 1 3 5 और 1 6, 63,770 रुपीज, 63,770 रुपीज। इतने रुपए के पर्स उसने बेचे हैं। ये सभी पर्स का सेलिंग प्राइस आ गया, सभी पर्स का सेलिंग प्राइस आ गया। अच्छा, सभी पर्स को बेचने से 25% का लाभ हो रहा है, यानी कि ये अगर कॉस्ट प्राइस 100% है तो ये 125% की वैल्यू है। तो ऐसे 100% की वैल्यू निकाल लीजिए, 100% की
इस सभी पर्स का कॉस्ट प्राइस आ गया, सभी पर्स का। लेकिन पर्स है कितने? 400 पर्स। ये 400 पर्स का कॉस्ट प्राइस है, तो एक पर्स का कितना होगा? बटे 400। ये एक पर्स का सीपी आ गया बटे 400, ठीक है ना। तो 100 से 400 आपका 4 बार चला गया, ठीक है भाई। 125 चौका 500 हो गया, तो 63770 बटे 500। और आपको पता है 500 से भाग देने का सबसे आसान तरीका क्या है? ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दे मेरे भाई, 2 से गुणा कर देंगे ऊपर नीचे, बस। 2 सत्ते 14, एंड में 4 आएगा, ये आंसर है। क्योंकि नीचे आएगा 1000, 500 दूनी 1000, नीचे 1000 आएगा। ऊपर क्या आएगा? ऊपर देखिए 2 सत्ते 14, जीरो के बाद ये 4 आ रहा है, यानी कि यूनिट 4 होगा, जो आपका एक ही ऑप्शन में, सी ऑप्शन में। बात खत्म। सवाल आते हैं ना, हम हमेशा रिमेनिंग काम पे ध्यान देते हैं। देखिए मेरे भाई, रिमेनिंग पे हम हमेशा, मेरे दोस्तों, किस पे ध्यान देते हैं? रिमेनिंग पार्ट पे। रिमेनिंग पार्ट पे ध्यान दीजिए। देखो, 3 पाइप ए, बी और सी मिलकर एक टंकी 8 घंटे में भर सकते हैं। 3 पाइप ए, बी, सी मिलकर एक टंकी 8 घंटे में भर सकते हैं। 2 घंटे एक साथ इन्होंने काम किया, 8 घंटों में से 2 घंटे काम किया, तो ए, बी, सी के 6 घंटे का काम बाकी है। 2 घंटे बाद क्या किया हमने? पाइप सी बंद कर दिया, और इसी बचे काम को, इसी बची टंकी को पाइप ए और बी ने 9 घंटे में भरा। यानी कि जिस टंकी को तीनों पाइप ए, बी, सी मिलकर 6 घंटे में भरते, उस टंकी को पाइप ए और बी ने 9 घंटे में भरा। तो ये मेरे भाई टाइम का रेशियो आ जाएगा, ये टाइम का रेशियो आ जाएगा। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2:3। अगर टाइम का रेशियो 2:3 है, तो एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा आ जाएगा, 3:2। ये एफिशिएंसी का रेशियो आएगा 3:2। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ए प्लस बी की एफिशिएंसी 2 है, अगर ए प्लस बी की एफिशिएंसी 2 है, तीनों पाइप की 3 है, तो सी की एफिशिएंसी 1 आ गई। अब बोला है सी खाली टंकी को भरने में कितना समय लेगा। देखो, तीनों पाइप 8 घंटे भर सकते, तीनों पाइप की एफिशिएंसी 3 है, तीनों पाइप की एफिशिएंसी 3 है, तीनों पाइप टंकी 8 घंटे में भर सकते हैं, तो टंकी कैपेसिटी आ गई। अब इस टंकी को पाइप सी कितने समय भरेगा? तो पाइप सी भरेगा भाई 1 एफिशिएंसी के साथ, 1 एफिशिएंसी के साथ कितने समय में? 24 घंटे में। 24/1 पाइप सी अकेले 24 घंटे में टंकी भर सकता है, बी ऑप्शन। तो हमेशा ऐसे सवाल में रिमेनिंग पे ध्यान दिया। एक वस्तु का प्राइस x% कम हो जाता, x% बढ़ता है, फिर बाद में x% कम हो जाता है, ठीक है मेरे भाई। तो पूछा अगर नया प्राइस 1 रुपए है, तो वस्तु की ओरिजिनल कीमत क्या थी? ओरिजिनल कीमत, वस्तु का ओरिजिनल प्राइस मैंने p मान लिया। देखो, हर संख्या मेरे प्यार भी अपने आप में 100% होती है। अगर किसी भी संख्या को x% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा? अगर वस्तु का ओरिजिनल प्राइस p था, मैं x% बढ़ाऊंगा तो 100 + x% हो जाएगा। 100 + x% को क्या लिख सकते हो? 100 + x/100, ये हो जाएगा मेरे भाई प्राइस। क्या मेरी बात समझ में आ गई? फिर x% घटाओगे, अगर x% घटाओगे तो माइनस, हर चीज 100% होती है। 100% को x% घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 100 - x%, लेकिन परसेंट का मतलब बटे 100 लिख दो। ये हो गया प्राइस। और फाइनल प्राइस कितना हो जाता है? 1 रुपए। जो प्राइस है फाइनली 1 रुपए है, ठीक है जी। तो आपसे पूछा है ओरिजिनल प्राइस कितना था, वस्तु का ओरिजिनल प्राइस पूछा है, पी की वैल्यू, तो पी की वैल्यू निकाल लो यहां से, सिंपल सा है। तो देखो, ये 100 × 100 तो उधर चला जाएगा, तो 10,000 नीचे आएगा, 100 + x/100 - x, यानी कि सी ऑप्शन दिख रहा है। इस सवाल का जो आंसर है वो सी ऑप्शन है। भाई गर्मी पड़ने लगी यार। 15,625 रुपए पर 2 साल में 8% की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ, जब ब्याज सेमी एनुअली हाफ ईयरली कंपाउंड होता है। बहुत बढ़िया सवाल। यहां से आप मेरे प्यारे भाई सीआई निकालना सीखोगे, गजब मेथड। प्रिंसिपल दिया है 15,625 रुपए, टाइम आपको दिया है 2 साल, ब्याज की दर आपको दी है 8%। यह बताया गया कि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, सब कुछ तो दे दिया, अब आपको करना है मेरे प्यारे भाई। देखिए, समय है 2 साल, 2 साल होता है 24 महीने। अगर 24 महीने में आप हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे तो 6 महीने की 4 साइकिल बन जाएंगी। 6 महीना, 6 महीना, 6 महीना, 6 महीना, 24 महीना, 2 साल हो गया। ब्याज 1 साल, 1 साल मतलब 12 महीने। ब्याज 12 महीने में 8% है, तो 6 महीने में 4% है। 1 साल में 8%, तो 6 महीने, आधे साल में 4%, अगले 6 महीने में 4%, फिर अगले 6 महीने में 4%, फिर अगले 6 महीने में 4% बच्चों। यानी कि जो आपको ब्याज मिलेगा वो 4 4 4 4 का सक्सेसिव मिलेगा। अब 2 रास्ते हैं, या तो आप फॉर्मूले से 4 4 4 4 का सक्सेसिव निकालो बच्चों, या बेस्ट मेथड बता रहा हूं कि 4 साइकिल हो गई ना, 3 साइकिल के लिए 3 3 1 याद रखो, 4 साइकिल के लिए गोल्डन रेशियो याद रखो, 4 6 4 1। ये जुगाड़ याद करो, 4 6 4 1, 4 साइकिल के लिए ये याद कर लीजिए मेरे भाई। भाई प्रिंसिपल यहां पे कितना है? प्रिंसिपल है 15,625 रुपए, जो कि 25 का क्यूब होता है भाई। क्या होता है? 15,625, 25 का क्यूब है। ब्याज की दर है 4%, 4% मतलब 1/25, 1/25 करते जाओ।
प्रिंसिपल का 4% करते जाओ, 1/25 करते जाओ, बेस्ट मेथड है। अब 15,625 25 का क्यूब है, इसका 4% यानी कि 1/25 का आएगा, 25 का स्क्वायर 625, फिर 625 का 1/25, फिर इसका 1/25 करो, 625 का 1/25 25 आएगा, फिर 25 का 1/25 करो 1 आएगा, फिर 1 का 1/25 करो 1/25 आएगा, 1/25 होता है 0.04, 4% गए, 15,625 का 4% 625, 625 का 4% 25, 25 का 4% 1 का 4% 0.04, तो 4% या 1/25 करते जाना है। करते जाओगे प्रिंसिपल का, आप बोलोगे हाँ जी सर लगातार करते गए, अब कुछ नहीं करना, सीआई निकालना, इनकी गुणा करके जोड़ दो, इनकी मल्टीप्लाई करके मेरे प्यार भी जोड़ दीजिए, यही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, इससे आसान तरीका नहीं। 625 चौका 2500, 25 छिक्का 150, 4 एकम 4 और ये 0.04, ये आ गया बच्चे, तो 2654.04 रुपए आ गया, 2654.04 रुपए, डी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। बताइए कैसा लगा ये मेथड? प्रीसियस मेथड है, इसे बोलते हैं गोल्डन रेशियो मेथड सीआई का, इससे आसान तरीका नहीं है करने का भाई। दो सर्कल एक दूसरे को बाहर से पी पर टच करते हैं, ए बी दोनों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, जहां ए और बी मेरे प्यारे भाई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, संपर्क बिंदु हैं। देखो मैं बताता हूं, सीधा थ्योरम वाला सवाल दिख रहा है मेरे भाई। ये देखो मान लीजिए कि ये दो सर्कल हैं, अभी ये दो सर्कल है, यहां जो है ये आलिंगन कर रहे हैं, पॉइंट पी पर एक दूसरे को टच कर रहे हैं, बाहर से एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। अब ए बी क्या है? ए बी जो है इन दोनों सर्कल की ये लाइन है जिसे हम बोलते हैं टेंजेंट, है ना। ए बी, ए और बी मेरे दोस्तों टेंजेंशियल पॉइंट है जहां सर्कल को ये लाइन टच कर रही है। अब बोला है एंगल पी ए बी 55, यानी कि इसको यहां से मिला देते हैं, तो ये वाला जो एंगल है पी ए बी, यही एंगल 55 डिग्री का दिया है आपको बच्चे। सवाल पूछा है ए बी पी, यानी कि आपसे ये वाला एंगल मेरे बंधु आपसे पूछा गया, ये वाला एंगल। अब बताओ जी क्या आंसर है? वैसे तो आप इसको प्रूफ कर सकते हो, पर डायरेक्ट थ्योरम में ध्यान रखिएगा मेरे भाई, जब भी दो सर्कल बाहर से टच करते हैं एक दूसरे को पॉइंट पी पर, ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है मेरे प्यारे भाई। तो ये जो एंगल बनेगा एपीबी, आपको जो एंगल दिख रहा है एपीबी, अरे चाइनीज सामान चल जा, ये जो एंगल एपीबी चल बनेगा ये हमेशा 90 डिग्री का होगा, यही थ्योरम है। दिस एंगल इज 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का बनेगा। अब ये 90 डिग्री है, 55 है, तो कितना बचा? 90 में से 55 घटाओ, ये एंगल आ गया सीधा 35 डिग्री का, यानी कि थ्योरम पता तो आप खुदा, आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। और मॉक टेस्ट का पर्पस यही कि ऐसी छोटी छोटी इंपॉर्टेंट बातें आपको पता लग पाए भाई, ठीक है ना। आपका रिवीजन भी होगा। जिन बच्चों में बोला है पी किसी काम का 1/4 18 दिन में कर सकता है, उसने 37.5% काम किया फिर छोड़ दिया। क्यू ने बचे काम को 40 दिन में पूरा किया, क्यू ने बचे काम को, साथ मिलकर वो उस काम का 17/48 भाग कितने दिन में पूरा करेंगे? आसान सवाल मेरे भाई। सवाल में बोला है पी 1/4 काम करता है 18 दिन में, 1/4 का मतलब 1/4, 1/4 काम पी 18 दिन में करता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 4 गुणा 18 72 दिन में। पी पूरा काम 72 दिन में करेगा। अब क्या किया? पी ने 37.5% काम किया, 37.5% मतलब 3/8, पी ने 3/8 काम किया और फिर छोड़ दिया। क्यू ने बचा काम 40 दिन में किया। तो आप मुझे एक बात बताओ मेरे भाई, टोटल काम 1 होता है, 1 में से 37.5% 3/8 काम हो गया, तो बचा काम 5/8, 5/8 काम क्यू ने किया 40 दिन में। कितने दिन में? 5/8 काम 40 दिन में किया क्यू ने, तो क्यों पूरा काम कितने दिन में करेगा? 5/8, उधर जाके पलट जाएगा 8/5, 5 8 40, यानी कि 64 दिन में। तो मैंने ये पता लगा लिया कि क्यों पूरा काम 64 दिन में कर सकता है, 64 डेज में कर सकता है, ये मैंने पता लगाया, दिया नहीं था कुछ भी, हालांकि पता लगाना मुश्किल नहीं था। बोला है साथ में मिलकर वो उस काम का 17/48 भाग कितने दिन में करेंगे। अब आप मुझे एक बात बताओ, पी और क्यू दोनों मिलकर पूरा काम कितने दिन में करेंगे? इसका सीधा फॉर्मूला है, एलसीएम भी ले सकते हो, पर फॉर्मूला सबसे आसान है। अगर एक आदमी x दिन में कर रहा है, दूसरा y दिन में कर रहा है, दोनों मिलकर करेंगे x गुणा y बटे x प्लस y दिन में। p 72 दिन लेता है, क्यों 64 दिन लेता है, तो दोनों मिलकर 72 गुणा 64 बटे 72 प्लस 64, 72 प्लस 64 यानी 136 दिन, दोनों मिलकर उस काम को इतने दिन में कर देंगे पी और क्यू। लेकिन पूछा दोनों मिलकर उस काम का 17/48, दोनों मिलकर काम का 17/48 कितने दिन में करेंगे, तो 17/48 से गुणा, 17 से 136 8 बार जाएगा मेरे भाई, 8 से 72 9 बार जाएगा। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। 16 चौका 64 और 16 तिया 48, ठीक है। 3 से 9 आपका 3 बार जाएगा, तो ये आ जाएगा 12, 3 चौक 12 आ गया 12 दिन। तो 12 दिन इस सवाल का आंसर है। मुझे नहीं लगता यहां तक कोई प्रॉब्लम है, ठीक है जी, 12 दिन सी ऑप्शन। 80 सेकंड का सवाल है, ए और बी ऐसी संख्याएं हैं कि ए बी से 40% ज्यादा है,
ए को 20% घटाया जाता है, बी को 38% बढ़ाया जाता है, तो ए और बी के कुल वैल्यू में, टोटल वैल्यू में कितने परसेंट का चेंज होगा? मेरे भाई दो संख्याएं ए और बी, प्यारी प्यारी संख्याएं। अब बोला है ए बी से 40% ज्यादा है, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 बी से, ए बी से 40% ज्यादा है, यानी कि बी का मान अगर 5 है तो ए का मान 2 ज्यादा है, साथ ही ए बी का रेशियो है, रेशियो पता है। अब सवाल में बोला है ए को 20% घटाया जाता है, घटाने का मतलब माइनस, बी को 38% बढ़ाया जाता है, बढ़ाने का मतलब प्लस, ये हमने किया। तो ए और बी की कुल वैल्यू में, कुल वैल्यू का मतलब प्लस, ए और बी की वैल्यू में, ए प्लस बी की वैल्यू में नेट कितना परसेंट का चेंज आया? डाटा बहुत आसान है, वेटेड एवरेज लगा सकते हैं। ए का मान 7 का 20%, कितना मेरे भाई? 20 7 140 कम हो गया, 140। बी का मान 5 का 38% हो गया, कितना आ गया मेरे भाई? 190। तो 190 माइनस 140, 50% बढ़ गया आउट ऑफ टोटल। ए और बी की टोटल वैल्यू कितने? 7 5 12 बटे 12 आ गया मेरे भाई। क्या आएगा मेरे भाई? 2 से जाएगा ना 25/6, 25/6 का मतलब 4:1/6%। तो ए और बी की कुल वैल्यू 4:1/6% बढ़ जाएगी। प्लस आया ना आंसर, बी ऑप्शन आया। इतना मजेदार सवाल है मेरे भाई। प्यारे मित्र थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। प्यारे बंधुओं जरा ध्यान दीजिएगा, अगर एक संतरे की कीमत हम क्या मान लेते हैं? ऑरेंज होता ना तो OR, और कितने संतरे हैं तो आप बोलेंगे 9 संतरे, ठीक है। केले कितने हैं? 8 केले हैं। टोटल प्राइस क्या है? टोटल कीमत कितना है? तो आप कहेंगे 276, 276 है। कह रहा है संतरे का मूल्य 10% कम हो जाता है, यानी कि अगर पहले कीमत 1 थी तो अब 1 से 10% कम करेंगे, 0.9 कीमत बचेगी। एक संतरे की 0.9 है, तो कह रहा 5 संतरे हैं तो 0.9 इंटू 5 करेंगे तो 9 गुणा 5 45, यानी कि 4.5 संतरे, 4.5 ओवर, ठीक है। अब देखो जरा 10 केले हैं, तो भाई कह रहा है कि केले का मूल्य वही रहता है, यानी कि अगर पहले बी था अभी भी बी है 10B, और टोटल वैल्यू क्या बन जाएगी? 210। जरा यहां तक हमें कमेंट करके बताओ, कुछ डाउट तो नहीं है किसी को? किसी मेरे प्यारे मित्र को कुछ डाउट तो नहीं है? यहां तक क्लियर है? तो कह रहा बताइए 4 संतरे और 3 केले का आरंभिक मूल्य बताओ, यानी कि OR और बी की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। अब क्या करो, या तो ऑरेंज की वैल्यू बराबर कर लो या संतरे की बराबर कर लो। तो यहां 9 है, अगर 4.5 में हम 2 का गुणा कराएं, यानी कि पूरे इक्वेशन में मैंने 2 का मल्टीप्लाई करा दिया। बाबूजी जरा ध्यान देना, जरा ध्यान देना, साइन चेंज कर लो, माइनस कर रहे ना, 10 दूनी 20, 20 में 8 जाएगा, कितना आएगा? 12, 12 भी। अब ये तो कैंसिल हो गया ना, ये प्लस का 9, ये माइनस का 9। इधर देखो, ये लिखा है भाई साहब 420, ये क्या लिखा है? 276। अगर 420 में 276 घटाओगे कितना आएगा? आप बोलेंगे 144 आएगा, और किसका आएगा? माइनस का। तो माइनस का 144 आया, माइनस का 144 आया। जरा 12 से काटो, 12 गुणा 12 144, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, बी की वैल्यू क्या ही? 12। बहुत ध्यान से समझना, अगर बी की वैल्यू 12 है तो यहां पर OR की वैल्यू क्या आएगा? देखो जरा, 12 गुणा 8 कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा। तो 9 OR ऑरेंज बराबर 276 में अगर ये घटाओगे तो कितना आएगा? आप बोलेंगे सर जी 180 आएगा, यानी कि ऑरेंज की कीमत क्या निकल के आई? 20। ऑरेंज की कीमत क्या निकल के आई? आप बोलेंगे 20 निकल के आई। देखो जरा, 4 संतरे हैं, एक संतरे के 20, तो 4 संतरे की कीमत 20 गुणा 4 80। 3 केले हैं, एक केले की 12, तो 3 की कितनी हो जाएगी? 12 गुणा 3 कितना होता है? 36। जरा ऐड करो, कितना आएगा? 116। इस क्वेश्चन का एकदम से करेक्ट आंसर आएगा। साथियों शिफ्टिंग नहीं लगेगा, इसमें शिफ्टिंग मेथड नहीं लगेगा, ठीक है, इसलिए हमने शिफ्टिंग से नहीं किया, नहीं तो